नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में किसी भी जगह से देख रहे और सुन रहे इस वीडियो में सभी भाइयों का और बहनों का एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, इंडिया देश के राजस्थान राज्य से एक बड़ा रिक्रूटमेंट आउट हुआ है आप सभी के लिए, जिसमें आपकी क्लर्क की रिक्रूटमेंट है और इसके साथ एस ए, इसमें आपकी जो है जे ए एक पोस्ट है, यानी कि जूनियर असिस्टेंट एक पोस्ट है, और इसके अलावा आपकी है क्लर्क की पोस्ट। ठीक है, तो ये दो पोस्ट पर बड़ा रिक्रूटमेंट आउट हुआ है इंडिया देश के राजस्थान राज्य से इस साल 24 में। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को। आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 4197 वैकेंसीज आउट हुई हैं। देखिए, 4197 लोग इसमें रिक्रूट होंगे, आप समझ रहे हैं। 4197 लोग इंडिया देश के राजस्थान राज्य में क्लर्क पोस्ट के लिए और जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए रिक्रूट होंगे, जिसके लिए एग्जाम होगा, उसके बाद आप लोगों को ये वैकेंसी मिलेंगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। मतलब आप लोग क्लर्क की पोस्ट ले सकते हो या फिर जूनियर असिस्टेंट जेए जैसी पोस्ट ले सकते हो 24 के अंदर, जो कि 13 तारीख को नोटिफिकेशन आउट हो गया है। एसएसबी राजस्थान राज्य में जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, जो कि अलग अलग स्टाफ्स की पोस्ट पर सिलेक्ट करता है गवर्नमेंट ऑफिस के लिए राजस्थान राज्य में, पूरे राज्य की बात कर रहा हूँ, उसके लिए 4100 मतलब जो है 97 4197 लोग रिक्रूट होंगे इसके अंदर, जिसमें पोस्टों का नाम है क्लर्क और एक पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट, यानी जेए और क्लर्क। क्लर्क ग्रेड सेकंड का चाहिए और बाकी इनको जेए भी रिक्रूट करना है। टोटल वैकेंसियों की संख्या आपने समझ ली। ये इंडिया देश के लोगों के लिए वीडियो खास रहेगा। इंडिया में कैंडिडेट हरियाणा से होगा, मेघालय मणिपुर से होगा, केरला से होगा, कर्नाटका से होगा, असम वेस्ट बंगाल त्रिपुरा से, तेलंगाना से, या इंडिया देश में किसी भी जगह से है, किसी भी मोहल्ले में रहता है, किसी भी जगह रहता है कैंडिडेट पूरे इंडिया में, वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि पूरे इंडिया बेस पर एक बड़ा रिक्रूटमेंट निकाला है 4197 वैकेंसी पर, जिसमें कह रहे हैं कि हम ऑल इंडिया लोगों से फॉर्म भरवा कर आपको इस वैकेंसी को दे देंगे, लेकिन राजस्थान राज्य में जॉब मिलेगी क्लर्क की और जेए जैसे पोस्ट होगी। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या होगी, और प्लस ये जो वैकेंसी आपको बताई है, इनको मैं बताऊंगा कि वैकेंसियाँ किस तरीके से डिवाइडेड है, कैटेगरी वाइज अगर डिवाइड बताई गई हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसियाँ हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और इसमें आप इतना ध्यान रखें, उन पूरे इंडिया में किसी भी राज्य से आकर कैंडिडेट इस वैकेंसी को ले सकता है। मतलब कहना ये है कि इसमें ऐसा नहीं है कि राजस्थान राज्य में वैकेंसी है तो राजस्थान के लोग ही लेंगे इस वैकेंसी को, ऐसा नहीं है। इंडिया का कहीं से भी कैंडिडेट आकर इन वैकेंसियों को ले सकता है। तो इसका नोटिफिकेशन पूरा आउट हो गया आप सभी के लिए, जो इस वीडियो में कवर रहेगा पूरा जानकारी मिलेगी आप लोगों को। तो वीडियो आखिर तक देख लें, इंडिया के जितने भी लोग हैं, अगर इस वैकेंसी को आपको लेना है। इसकी प्रिपरेशन के लिए मैं वीडियो दूंगा जल्द ही, जिसमें मैं आपको इसके जो सिलेबस होगा उसकी प्रिपरेशन दूंगा मैं आप लोगों को, कि भाई इस बार आपको कैसे इस एग्जाम को निकालना है। बहुत आसान सा सिलेबस है इसका, आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हो। 4197 वैकेंसीज है। ठीक है, हाँ, वैकेंसियों की संख्या इतनी रहेगी, हो सकता है ये फाइनल सिलेक्शन तक वैकेंसियों में चेंज देखने को मिल जाए, जैसे हर बार होता है, कभी कभार वैकेंसियों में चेंज देखने को मिल जाता है। ठीक है, नोटिफिकेशन जब भी आता है तो टेंटेटिव वैकेंसी होती है। एक चीज़ और कहूँगा, राजस्थान में एसएसबी द्वारा अभी करेंटली दो चार और रिक्रूटमेंट आए हैं, जिसमें सुपरवाइजर वुमेन है, हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट के भी पोस्ट आए हैं, और इसके अलावा भी बहुत से पोस्ट आए हैं, जिसके नोटिफिकेशन मैं अलग दूंगा, अलग वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सिर्फ जेए यानी जूनियर क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क जैसे पोस्टों पर जो रिक्रूटमेंट आया है, उसका पूरा नोटिस इस वीडियो में डिस्कस होगा। जिसको भी समझना है ध्यान से समझ लें। एक गवर्नमेंट जॉब होगी, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब होगी, क्लर्क की होगी और जूनियर असिस्टेंट की होगी। अगर आपको लेनी हो अप्लाई कर देना। इस वीडियो में पूरा नोटिस डिस्कस कर रहा हूँ, कब से कब तक फॉर्म भरेंगे वो भी आपको बताऊंगा, फॉर्म का फीस क्या लिया जाएगा वो भी बताऊंगा, तो सारी जानकारी सुने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। हाँ, ये देखिए, ये वेबसाइट जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, राजस्थान एसएसबी, राजस्थान का जो आपका सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है जयपुर में, राजस्थान राज्य की जयपुर जगह से एसएसबी ऑपरेट करता है रिक्रूटमेंट्स के लिए। मैं आपको बता दूं, ये आपका पूरा फाइल है, ये मतलब लिंक है इस वेबसाइट का, और साथ में अलग से एक और लिंक रहेगा आपका नोटिफिकेशन का, और अप्लाई लिंक 20 तारीख
20 तारीख से इसमें फॉर्म जो है स्टार्ट हो रहे हैं। 20 तारीख से आप लोग फॉर्म भर सकते हो, 20 फरवरी से। तो तभी सभी लोग तैयार हो जाए, लोगों तक शेयर कर दे, 20 तारीख तक जानकारी लोगों तक पहुंच ही जाए कि वो लोग अप्लाई कर लें इस वैकेंसी पर, ठीक है। चलिए, देखिए आप लोग इस पर क्लिक करते हो, जैसे ही आपको नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करोगे आपके पास ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग अपने स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है ये, और ये जयपुर में है। राजस्थान राज्य में जो एसएसबी है वो जयपुर से अपने नोटिफिकेशन निकालता है, राजस्थान की जयपुर जगह से। आपको बता दूं, ये 13 जो है फरवरी में नोटिफिकेशन आया था। आज हम 15 तारीख में बात कर रहे हैं, एक दिन 2 दिन हो गए इस नोटिस को आए, ठीक है। लिपिक बोलते हैं भाई क्लर्क को, लिपिक ग्रेड सेकंड, और कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट हो जाता है। इनकी भर्ती होगी 2024 लिखा है, आप पढ़ लो। राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1970 के अंदर ये नियम बन गया था इस रिक्रूटमेंट को लेकर, जिसके अंदर ये रिक्रूटमेंट आपकी हो रही है। आप सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हो। राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग विभाग हैं पूरे राज्य में, उसके अंदर, और जो भी कार्यालय हैं उसके अंदर ये लिपिक यानी क्लर्क ग्रेड सेकंड और जे जैसे पोस्ट पर रिक्रूट कर रहे हैं आप लोगों को। हेतु समान पात्रता परीक्षा होगी यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्तर पर 2022 में सम्मिलित अभ्यर्थियों से। मतलब जिन लोगों ने भी, अब देखिए कि रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो आपकी हुई थी 2022 में सम्मिलित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब कि आप लोगों को याद हो 2022 में आपका इसमें जो है एक एग्ज़ाम हुआ था, समान पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन और एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी हुआ था एक 2022 में, जो कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का हुआ था, यानी कि एसएसएल लेवल का हुआ था वो आप लोगों का सीईटी यानी कि कॉमन एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। जिन भी लोगों ने ये दिया था 2022 वाला, ठीक है, तो उन लोगों को ही फॉर्म भरना है, ठीक है। उनसे आमंत्रित करें, मतलब कि वही लोग फॉर्म भरेंगे जिन लोगों ने 2022 का सीईटी दिया होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो भी सेकेंडरी लेवल का दिया होगा एसएसएल का, वो लोग भरेंगे। 2022 वाला जिन्होंने दिया है वो लोग इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे, ठीक है। आप देखोगे, एक बार मैं विभागों का नाम बताऊंगा और पोस्टों का नाम बताऊंगा, प्लस ये बताऊंगा कि राजस्थान राज्य के जो गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं और जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, यानी कि जो आपके गैर यानी कि टीएसपी और नॉन टीएसपी एरियाज है ना, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कितनी वैकेंसी। जैसे आपको पता है राजस्थान राज्य में 2 तरीके से डिवीज़न है, एक तो टीएसपी और नॉन टीएसपी, ठीक है। मतलब एक तो गैर गैर अनुसूचित क्षेत्र है और एक अनुसूचित क्षेत्र है। आपको बता दूं, संख्या की अगर वैकेंसियों की बात करूँ तो जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है राजस्थान राज्य में, उसमें वैकेंसी ज़्यादा है और अनुसूचित क्षेत्र में वैकेंसीज कम है। आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जेए की है, यानी कि जूनियर असिस्टेंट, इनको ज़्यादा रिक्रूट करने हैं, जिसमें 3552 रिक्रूट होंगे। और आप देखोगे शासन सचिवालय में इनको लिपिक यानी ग्रेड ए आपका जो है सेकंड में क्लर्क रिक्रूट कर रहा है, जिसमें 584 वैकेंसीज है। तो टोटल भाई, टोटल वैकेंसी 4197 है। अभ्यर्थी हेतु आप याद रखें, विशेष कुछ निर्देश दिए आप लोगों को, जिसका पालन करना लोगों को जरूरी है। ठीक है, तो जिन्होंने भी सीईटी दिया था 2022 वाला, वही लोग फॉर्म भरेंगे, सिंपल सी बात है। अन्य लोग फॉर्म नहीं भरें, इस बात का ध्यान रखें। हाँ, तो ये पॉइंट एक बार आप लोग रीड कर सकते हो, ये जो पूरी पॉइंट लिखी है आप लोगों की, पूरा 1 2 3 ये सारे पॉइंट रीड करें। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। आपको एक बार अलग से जैसे ही फॉर्म चालू हो जाएगा, फॉर्म भर के दूंगा आप लोगों को, राजस्थान के एसएसबी वेबसाइट से फॉर्म भरा जाएगा इसका, तो मैं भर के दे दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर की मदद से अपना नाम, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम अगर मांगा जाता है तो एड्रेस और एक आईडी प्रूफ, और अपना जेंडर बताना, और इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। एक अपना पासवर्ड बना लेना रजिस्ट्रेशन के समय, फिर लॉगिन कर जाना। लॉगिन करने के बाद जब आप फॉर्म भरोगे तब आप अपने फ़ोटो साइन को अपलोड करोगे। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर राजस्थान के रिजर्वेशन में आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना, नहीं तो मत करना, ठीक है। अन्य स्टेट वाले रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। ये सब अपलोड करने के अलावा आप ये सब अपलोड करोगे, प्लस किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो, जैसे क्लर्क का पोस्ट चाहिए तो क्लर्क चूज़ कर लेना। फिर क्वालिफिकेशन बताना अपनी, क्वालिफिकेशन की सारी डिटेल डालना। फॉर्म की फ़ीस जो यहाँ पर ली जाएगी उसको पे कर देना और फॉर्म जमा कर देना। तो इस तरीके से जमा हो जाएगा, काफ़ी आसान है प्रोसेस, वही यहाँ लिखा हुआ है।
ठीक है। ओटीआर होता है, जैसे कि राजस्थान राज्य में जो एसएसबी द्वारा रिक्रूटमेंट्स होती हैं, आपको बता दूं, अगर आप पहली बार ऐसा सुन रहे हो कि राजस्थान में वैकेंसी कैसे मिलती है, तो बता दूं, राजस्थान राज्य में एक एसएसबी है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है। ठीक है, वो अब ऐसा नहीं कि सारी रिक्रूटमेंट एसएसबी देता है, वो सिर्फ जो उनके गवर्नमेंट ऑफिस पूरे राज्य में है उसके अंदर जो लोगों का चयन करना है कुछ पोस्टों में, उसमें ये लोग एसएसबी यानी कि स्टाफ को रिक्रूट करने वाली पोस्टों के लिए एसएसबी रिक्रूट करेगा। ठीक है, आरपीएससी जो है पब्लिक सर्विस, पब्लिक को दिए जाने वाले सर्विस के लिए आरपीएससी रिक्रूट करेगा। तो सभी बोर्ड अलग अलग बनाए गए हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वाले रिक्रूटमेंट में जाओगे तो एक ओटीआर करोगे। ओटीआर मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन होता है कैंडिडेट का। और राजस्थान में लोगों को एक जन आधार मिलता है। ठीक है, मतलब कि जैसे आप देखोगे ऑल इंडिया में तो एक आधार कार्ड मिल जाता है पूरे इंडिया देश के लोगों को, राजस्थान राज्य के लोगों को मिलता है जन आधार, जिसके बेस से वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो आउटसाइडर है, अदर स्टेट्स के हैं, अदर यूनियन टेरिटोरी की है, तो उनको क्या करना होता है, वो अपने आधार कार्ड से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एक आईडी देकर। आईडी में वो आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, ये उनके पास प्रोसेस होता है लगाने का या अप्लाई करने का। ठीक है, यदि आधार कार्ड नहीं है तो उम्मीदवार आवेदन पत्र में इन्हें भी डाल सकता है, इनमें से किसी भी चीज़ को डाल सकता है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब मान भाई ऐसा हो सकता है ना कि आधार कार्ड सबके पास ना हो, काफ़ी लोगों को पता आज ही लग रहा हो कि आधार कार्ड जैसी चीज़ होती है हमें बनवानी पड़ती है, तो उसके अंदर आप लोग ये सारी चीज़ें भी दे सकते हो। ठीक है, कोई और चीज़ भी लगाई जा सकती है। तो ये पूरा प्रोसेस है, एक बार इसको देख लें। और मैं ज़रूर इसके लिए फॉर्म भरने का वीडियो आपके लिए लाऊंगा, जो 20 तारीख को आपको मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, देखो दोस्तों, ये आपके साथ एक बार ये पंजीकीय शुल्क होता है, मतलब कि ओटीआर करते समय निर्धारित कर दिया है इन्होंने, यानी फिक्स कर दिया है लोगों के लिए, एक चार्ज इन्होंने फिक्स करा है। आपको बता दूं जाकर, जो भी लोग देखिए, जो भी लोग ऑल इंडिया या कहीं से भी एस जो जनरल है या फिर क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं, ओबीसी या ओबीसी में, ओबीसी एनसीएल और सीएल है, और अगर जनरल है तो 600 रुपये आपको फॉर्म के देने होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन का फीस है। ये फॉर्म का फीस नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन का फीस है। ठीक है। हाँ, ये देखिए, ये आपसे 600 रुपये का फीस लेंगे रजिस्ट्रेशन का, सिर्फ रजिस्ट्रेशन का फीस है ये। और ये आपके लिए एक बार ही, मतलब फिर दोबारा दोबारा आपको कभी भी आगे चल के रजिस्ट्रेशन फीस देना नहीं है। इसी फीस से आप लोग कितनी भी वैकेंसियों पे फॉर्म भर सकते हो राजस्थान के एसएसबी रिक्रूटमेंट में। तो ये एक कंडीशन है आप लोगों के लिए, 600 रुपये सभी को भरना पड़ते हैं यहाँ पे। और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर जो है यहाँ पर, जो ओबीसी से आते हैं या फिर अति पिछड़ा वर्ग एवं जो राजस्थान के रिजर्वेशन में आते हैं, उन लोगों को बता दूं, उन लोगों को 400 रुपये देने होते हैं। मतलब राजस्थान में अगर आप ओबीसी एनसीएल हो और राजस्थान के आप लोग अगर एससी एसटी हो, तो आप लोग 400 रुपये फॉर्म के दोगे। अगर आप डिसेबल्ड हो तो आप लोग तो भी 400 रुपये पे करोगे, इसमें रजिस्ट्रेशन फीस है ये। ठीक है, और अगर आप जनरल और अनरिजर्व में हो तो आप 600 रुपये पे करोगे ऑल इंडिया से। ठीक है, ये आपका कंडीशन रहता है, और ये रजिस्ट्रेशन फीस है। ठीक है, मतलब ये रजिस्ट्रेशन की फीस ली जा रही है। अब देखिए, इसमें बोला है राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के जो एससी एसटी हैं और बाकी जितने भी रिजर्वेशन में आते हैं, वो सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। मतलब कि अगर राजस्थान के बाहर के लोग इस वैकेंसी को फॉर्म भर रहे हैं, तो उन लोगों को जनरल के तौर पर मान के इसमें फॉर्म भरवाया जाता है। ठीक है, मतलब आपको रिजर्वेशन नहीं होते, ये बात पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो इस बात का थोड़ा आप लोग ध्यान रखें कि आप लोग ये ना सोचें कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं तो पंजाब का अनुसूचित जाति हूँ, या आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि मैं तो मणिपुर का एसटी हूँ या मणिपुर का ओबीसी हूँ, तो आप लोग उस जगह पे भले ही उस रिजर्वेशन में हो गए, लेकिन राजस्थान की वैकेंसी के लिए आप लोग एक जनरल कैंडिडेट हो, ये कंडीशन पहले से ही बताई गई है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। तो मतलब आप लोग अपने ही जगह पर रिजर्वेशन ले सकते हो। अगर आप राजस्थान वैकेंसियों पर गए तो आप एक जनरल के तौर पर फॉर्म भर के जाओगे वैकेंसियों को लेने। तो ये कंडीशन होती है। और आपको बता दूं, इसमें आपसे 600 रुपये लिए जाते हैं, ऑल इंडिया वाले कैंडिडेट से 600 रुपये लिए जाते हैं रजिस्ट्रेशन के। बाकी राज्य के रिजर्व से, तो राज्य में जितने भी लोग रिजर्वेशन में हैं उनसे सिर्फ 400 रुपये चार्ज होते हैं इस फॉर्म पे, जो कि रजिस्ट्रेशन का फीस है। एक बार वैकेंसी आपको बता दें, जो आपकी जेए की पोस्ट है, कनिष्ठ सहायक, इसमें टोटल लोग जितने भी रिक्रूट होने हैं, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। यहाँ पर शासन सचिवालय में आपको जैसा मैंने बताया कि कुल इनको 584 लोग रिक्रूट कर रहे हैं। और इसके अंदर आप लोग देखोगे, अगर आप जनरल से हो तो आपकी वैकेंसी 151 है। उसके अंदर 43 महिलाओं की वैकेंसी है, और विधवा अगर है, वो महिला जनरल है और अगर वो विधवा है तो उसकी 17 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है,
सेम इसमें बताया है SC ST की भी वैकेंसी बताइए। अगर आप SC हो और SC में अगर आप पुरुष हो तो आपकी 64 वैकेंसीज टोटल है। टोटल में से आपकी 19 वैकेंसी महिलाओं को मिल जाएंगी आपकी SC से, और 7 विधवाओं को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से पूरा टेबल रीड कर ले। और एक चीज़ और बताऊंगा, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब ये हो जाता है कि अगर आप लोग डिसेबल्ड हो तो आपकी वैकेंसी कितनी है। अगर आप ब्लाइंड हो तो आपकी 6 वैकेंसी हैं, HI में हो तो आपकी 6 वैकेंसी हैं, अगर आप ऑटिज्म और MD में हो तो भी 6 वैकेंसी हैं, और अगर आप भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन हो तो आपकी 36 वैकेंसी है। अगर आप जनरल हो, अगर आप एक्स सर्विसमैन मतलब आप लोग नेवी आर्मी एयरफोर्स में जाकर काम करके आए हो तो आपकी SC से तो 4 है, ST से 11 है, और अगर आप स्पोर्ट पर्सन रहे हो तो भी आपकी 11 वैकेंसी हैं। तो ये तो सारी वैकेंसी बताई जा रही है शासन सचिवालय में लिपिक, यानी कि ये आपकी लिपिक ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है। ये आपकी JA की नहीं है, ये थोड़ा करेक्शन रहेगा इसमें। अभी आपकी जो है JA की, यानी कि जूनियर असिस्टेंट का वैकेंसी अभी आएगा। अभी आप लिपिक का समझ रहे हो ये सारा टेबल, ठीक है। ये लिपिक सेकंड का आपका जो राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है आपका रिक्रूट कर रहा है इसके अंदर। राजस्थान के लोक सेवा आयोग को भी रिक्रूट करना है आपके लिए, जो 61 लोगों को क्लर्क पे रिक्रूट करना है। आप लोग वैकेंसी समझ लें, रिजर्वेशंस भी समझ लें। अब मैं बताता हूँ जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट जो है उसके लिए, अगर आप गैर अनुसूचित क्षेत्र में वैकेंसी लोगे, यानी कि नॉन TSP में लोगे एरिया में अगर वैकेंसी, देखिए राजस्थान में आप लोग पहले देख लो, मैं इस पर वीडियो अलग लाऊंगा कि भाई राजस्थान में TSP एरिया कितने हैं और नॉन TSP एरिया कितने हैं, जिससे कि लोगों को ये क्लियर हो जाए कि उनकी वैकेंसी कहाँ पर कितनी कैटेगरी वाइज है। तो जो राजस्थान में नॉन TSP है वहाँ पर 2788 वैकेंसी है, जिसमें से जनरल में 863 हैं, और उसमें से भी 245 महिलाओं की हैं, और विधवा की 72 हैं। और SC ST भी अपनी वैकेंसियों को समझ लें। आगे चलेंगे हम, ये आपके रिजर्वेशन बताए इन्होंने, ये जूनियर असिस्टेंट में बताए हैं। आगे चलूँगा मैं, अधीनस्थ विभाग और जो भी आपके कार्यालय हैं स्टेट गवर्नमेंट में जो कि आपके TSP एरिया में आते हैं, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं राजस्थान राज्य के, तो उसके अंदर जो आपकी JA पोस्ट रिक्रूट हो रही है उसमें टोटल वैकेंसी जो इन्होंने दी है वो 633 है। उसके अंदर बैकलॉग वैकेंसी 131 है, तो टोटल 764 है, जिसमें से जनरल की 263 लोगों को मिलेगी, उसमें से महिलाएं होंगी 79, विधवा होंगी 19, ठीक है। बाकी जो बच गई वो पुरुष में डाल दो, सारी वैकेंसी पुरुषों के लिए डाल दो, महिला वाली हटाकर। SC और ST में भी आप लोग समझ लो, और डिसेबल्ड वाले भी अपनी वैकेंसी एक बार समझ लें। एक चीज़ और आपको बताऊंगा, जो नॉन TSP एरिया वाले की रिक्ति के विरुद्ध, देखिए सिंपल सी इन्होंने बात कही है, जो कि अनुसूचित क्षेत्र वाले लोग हैं, यानी कि के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। मतलब जो लोग TSP एरिया वाले हैं वो नॉन TSP एरिया की वैकेंसियों को ले सकते हैं अगर वो राजस्थान राज्य के हैं। लेकिन जो राजस्थान राज्य के नॉन TSP एरिया वाले लोग हैं, अगर वो वहाँ की वैकेंसी, सिर्फ वो अपने ही एरिया की वैकेंसी लेंगे, वो TSP एरिया वालों की नहीं लेंगे। समझ रहे हैं, मतलब कि जो अनुसूचित क्षेत्र वाले लोग हैं वो तो गैर अनुसूचित क्षेत्र वाली वैकेंसियों को भी ले सकते हैं, लेकिन गैर अनुसूचित क्षेत्र वाले लोग अनुसूचित क्षेत्र वाली वैकेंसियों को नहीं लेंगे। ये कंडीशन यहाँ बताई है, ठीक है। हाँ ये पूरा पॉइंट है, एक बार आप देख लो। विशेष सूचना है आप लोगों के लिए, एक बार इसको आप देख सकते हो अच्छे से। इन्होंने बताया है कि भूतपूर्व सैनिक कौन होता है, एक्स सर्विसमैन कौन होता है। सिंपल सी बात है, वो जल या थल या वायु, या फिर मतलब ये हो गया मतलब कि वाटर यानी जल मतलब हो गया, और ये हो गया थल और वायु, यानी एयरफोर्स आर्मी और नेवी में कहीं पे भी जाके वो काम करके आया है, और वो अच्छे एक रैंक का ऑफिसर रहा है या कुछ काम उसने करे हैं बड़े पोस्ट पर, तो वो अगर वो यहाँ वहाँ से काम करने के बाद अगर वो इस वैकेंसी को लेने आ रहा है तो वो भूतपूर्व सैनिक कहलाता है, ठीक है। तो उसके लिए सारे पॉइंट यहाँ दिए हैं, एक बार इसको रीड करें अच्छे से, ठीक है। अब आपको बता दूं कि आप लोग इतना याद रखें कि अगर आप स्पोर्ट पर्सन हो और स्पोर्ट पर्सन के हिसाब से वैकेंसी लेने जा रहे हो, तो याद रखना आपका जो लेवल होगा ना वो इस तरीके का हो कि आपने अगर जो खेल खेले हुए हैं बड़े लेवल के, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति गए हैं, एशिया ओलंपिक परिषद के द्वारा अपने एशियन गेम्स खेले हैं, इस तरीके के गेम होंगे तो ही वो आपको प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि आप लोग एक बड़े खिलाड़ी रहेंगे तभी वो स्पोर्ट पर्सन का फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है।
हाँ, वो कोई सा भी गेम हो सकता है, आपका जो भी आपका रहेगा उस तरीके का हो सकता है। बाकी याद रखिए, ये जो आपके स्पोर्ट्स होते हैं उनको भी कुछ बड़े बड़े अथॉरिटीज़ होते हैं जो आपके उसको वेरीफाई करते हैं कि भाई आपने इस स्पोर्ट को खेला है, और इसको वेरिफिकेशन दी जाती है बड़े बड़े एक फेडरेशन द्वारा, एसोसिएशंस द्वारा, उन्हीं के द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट्स को, अवार्ड्स को, मेडल्स को माना जाता है। ठीक है। ये दिव्यांग लोगों के लिए बता दूं, मैंने ऊपर पहले बोला था कि एलवी, एलवी मतलब होता है लो विजन, किसी को कम दिख रहा है या किसी को नहीं दिख रहा है, तो वो ब्लाइंडनेस वाले डिसेबिलिटी में आता है। एच आई मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट में आ जाता है वो। ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस जैसी भी डिसेबिलिटी जिनकी होती है, वो लोग अपना देख लें, उनकी वैकेंसियाँ भी यहाँ दी गई हैं। अब इन्होंने बताया है, आप लोग मान के चलते हैं आप लोग अनुसूचित क्षेत्र के लोग हो, ठीक है, तो आप लोगों को देखिए कहा है कि के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थायी निवासी हो आवेदन कर सकेंगे। ठीक है। आप लोग जो है नॉन टीएसपी एरिया की वैकेंसी भी ले सकते हो, तो इस मौके को छोड़ना मत, नॉन टीएसपी वाली पोस्टों पर भी अप्लाई करना। ठीक है। हाँ, लेकिन आपके इतना और अच्छा करा है राजस्थान राज्य में कि नॉन टीएसपी वाले लोग टीएसपी वाले एरियाओं में जो है वैकेंसियां नहीं ले सकते। ये कंडीशन है, क्यों? जिससे कि जो अनुसूचित क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिल जाए, इस वजह से ये सारी चीज़ें रखी हैं। वेतनमान लोगों को जानने का होता है कि भाई सैलरी बताओ, तो आपको बता दूं, आप सभी का जो सैलरी होगा, सातवें वेतन आयोग यानी 7 CPC में जो डिसाइड हुआ था उसके अनुसार ये पे मैट्रिक्स लेवल 5, यानी कि लेवल 5 का सैलरी आपको मिलेगा। ठीक है। एक बार अपना देख लो कि लेवल 5 में कितना सैलरी आपको मिलता है। अब ये गवर्नमेंट जॉब है तो आपको डेफिनेटली कुछ अलग से फ़ायदे भी मिलेंगे। ठीक है। तो ये सब है आपका जो पूरा पूरा सैलरी रहेगा, उसको एक बार रीड करें सभी लोग। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता बता दूं कि आप लोगों का सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी 12th पास होना चाहिए, और ओ लेवल का या फिर हायर लेवल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आप लोगों का, जो कि DOE-ACC ने करवाया हो अंडर कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ये आपका जो है एक ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपका हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। ठीक है। या फिर आप लोगों का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में, वो भी आपका NIE LIT न्यू दिल्ली द्वारा। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स किया हो, सर्टिफिकेट उसमें आपका मिला हो आप लोगों को, जो कि नेशनल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, किसी भी वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम के द्वारा भी वो हो सकता है। ठीक है। या फिर आपका डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, किसी भी यूनिवर्सिटी में जो भी इंडिया में जो आपके लॉ हैं, जो आपके लॉ बनाए गए हैं उसके द्वारा उस यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया हो, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। सेम कह रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपका जो है किसी भी बोर्ड द्वारा सेकेंडरी एजुकेशन इन द कंट्री होना चाहिए, विद एक कंप्यूटर साइंस के तौर पर, एक सब्जेक्ट के तौर पर आपने अपने 12th क्लास को पास किया हो, ऐसा भी आपका चाहिए। ये देखिए, ये और बताया है इन्होंने, मतलब आप लोग 12th पास होने चाहिए, ये तो उन्होंने साफ बता दिया इन पोजीशंस के लिए, इन वैकेंसियों के लिए। लेकिन 12th पास किसी से भी हो सकता है वो कैंडिडेट, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कहीं से भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ एक यहाँ पर सर्टिफिकेट अलग से होना चाहिए कंप्यूटर की फील्ड का। ठीक है। हाँ, तो बाकी सारी कंडीशन एक बार आप लोग यहाँ से देख लें। अन्य योग्यताएं आपको बता दूं, आप लोगों का जो है फिजिकली जो है आप लोग स्वास्थ्य, यानी कि आप लोग जो है मेडिकली फिट हो, चरित्र यानी आपका करेक्टर बहुत अच्छा हो, एक अच्छे इंसान हो, इस बात का ध्यान रखें। हर चीज़ में आप ये चीज़ देख सकते हैं सब जो लिखा हुआ है। राष्ट्रीयता आपको बता दूं, भारत का नागरिक फॉर्म भर सकता है। अन्य जैसे कि नेपाल देश का लोग अगर है, भूटान के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, और जो तिब्बत एरिया से अगर इंडिया में आए हैं वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, अगर वो परमानेंट इंडिया में सेटल हुए हैं। अगर मान के चलते दुनिया के किसी दूसरे किसी भी देश से अगर कोई भी लोग इंडिया देश में आ गए हैं, सपोज एग्जांपल लेता हूँ मैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, और यहाँ पर है तंजानिया, युगांडा जैसी जगहों से अगर आप लोग इंडिया में सेटल्ड हुए हो परमानेंटली, तो आप लोग भी फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आप लोग परमानेंटली इंडिया में सेटल्ड होने चाहिए, उसके प्रूफ आपके पास होने चाहिए। ठीक है। अब मैं बताता हूँ आयु कि भाई कितनी एज ली जाएगी अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई करने के लिए आपकी एज एक 1 जनवरी, 1 जनवरी 2025 में जो लोग 18 प्लस कर रहे हैं और 40 से कम है, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है।
18+ और 40 बिलो होना चाहिए। अगर आपकी एज मान लो 40+ हो गई है तो आप अगर SC ST हो राजस्थान राज्य के तो आप लोग 45 एज तक फॉर्म भर सकते हो। और अगर आप लोग राजस्थान राज्य के अदर बैकवर्ड क्लासेस में हो और आप उसमें नॉन क्रीमी लेयर में हो तो आप लोग 43 एज तक फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये कंडीशन रहेगी। और मिनिमम 18 चाहिए इनको अप्लाई करवाने के लिए। ठीक है, सारी पोस्टों पे इनकी 18 एज रहेगी कम से कम, और 40 ज़्यादा से ज़्यादा एज ली जाएगी लोगों की फॉर्म भरने के लिए। देखिए इन्होंने बताया ना SC ST को 5 साल मिलेंगे। देखिए ये लिखा, ये वाला पॉइंट आप देखो, 5 साल यहाँ पर इन्होंने लिख दिया। डिसेबल्ड वालों को इन्होंने 10 साल लिख दिया। अब देखिए इन्होंने साफ लिखा है। एक चीज़ और आपको बता दूँ, अगर आप लोग SC ST वर्ग की महिलाएं हो तो आप लोगों को 10 साल मिल जाएंगे फालतू अपने एज में अप्लाई करने के लिए। अगर आप SC ST हो या डिसेबल या फिर आप रिजर्वेशन में हो और राजस्थान की महिलाएं हो तो आप लोगों को 10 साल बढ़ जाएंगे अपर एज में। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाँ, जो भाई जो राजस्थान के बाहर के हैं वो जनरल के तौर पर फॉर्म भरेंगे। अगर वो लोग 40 से ऊपर हो गए हैं तो वो फॉर्म नहीं भरेंगे। देखिए इन्होंने बताया है राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट आप लोगों को पेंशन भी देगी। पेंशन योजना जो स्टेट गवर्नमेंट चला रही है पूरे राज्य में उसका बेनिफिट आपको देगी, यानी कि आप लोगों को पेंशन मिलेगी। ठीक है, जो भी रिक्रूट होंगे लोग। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। OTR की मैंने आपको बता दिया। OTR रजिस्ट्रेशन कर लेना सभी लोग जाकर अपना। अभी इन्होंने फॉर्म का बताता हूँ मैं, फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो फॉर्म भरा जाएगा भाई 20 फरवरी से 20 मार्च तक फॉर्म भरना है। पूरा 1 महीने का समय मिलेगा इसमें। ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा सबको। ठीक है, इसमें एग्ज़ाम होगा दोस्तों। इसमें एग्ज़ाम जो होगा आप लोगों का बता दूं, ये कंप्यूटर पर एग्ज़ाम लेंगे और टैबलेट आधारित परीक्षा भी ले सकते हैं। मतलब या तो ये कंप्यूटर पर एग्ज़ाम ले लेंगे या फिर आप लोगों को टैबलेट दे देंगे सेंटर पे। टैबलेट होता है जैसे कि आप लोग मोबाइल देखते हो उसी से थोड़ा बड़ा होता है, मोबाइल जैसा ही दिखता है और उससे थोड़ा बड़ा स्क्रीन होता है उसका, उसके डबल के लगभग उसका साइज़ होता है। उस पर भी एग्ज़ाम कर सकते हैं या फिर OMR आधारित परीक्षा भी हो सकती है। मतलब तीनों में से किसी पे भी हो सकता है, या तो कंप्यूटर पे ले लिया, टैबलेट पे ले लिया, नहीं तो OMR शीट पर ले लिया। इस तरीके से किसी में भी एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है एग्ज़ाम ज़रूर होगा इसके अंदर। एग्ज़ाम से ही आप लोग इसमें जाओगे और आगे जाके निकाल के इस एग्ज़ाम को वैकेंसियाँ लोगे। प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड होता है जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसके एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड मिल जाता है। ठीक है, नियुक्ति की अयोग्यता है मतलब कि ऐसी कौन सी कंडीशन है ये बताती है कि कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है या फिर कैंडिडेट फॉर्म को भरेगा तो उसको नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे कौन सी कंडीशन है जिसमें उसको नहीं लिया जाएगा वैकेंसियों पे, तो वो ये सारी है। 15 वाला पॉइंट ये सारे रीड करें। इसमें ये लिखा है कि आप लोगों का फॉर्म किस किन सारे कंडीशंस में नहीं लिया जाएगा और कौन सी ऐसे पॉइंट है जो ये बताते हैं कि आप लोग एलिजिबल नहीं हो। आवेदन कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, जो आपको प्रोसेस बताया उस तरीके से करना। बाकी 20 तारीख को आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है, देखिए फ़ोटो और साइन के लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए एक वीडियो आप लोग चैनल पर देख लो। अगर आप लोगों को फॉर्मेट चेंज नहीं करना आता किसी फाइल का, JPEG से JPG या PNG या PDF करना नहीं आता है, या फिर उनके फॉर्मेट्स के अलावा साइज़ को कंप्रेस करना नहीं आता या फिर रिड्यूस करना नहीं आता है या चेंज करना नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप लोग वीडियो देख सकते हो। ठीक है, हाँ वो सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर दी गई है तो एक बार ध्यान से देखें उस वीडियो को। हाँ, अब एग्ज़ाम होने के बाद ये आंसर की मिलती है यहाँ पे। अगर आपको आंसर की में कोई गलतियाँ लगती है तो 100 रुपये आपसे लिए जाते हैं। हर हर क्वेश्चन पे आप लोगों को आंसर की के अंदर 100 रुपये पे आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना होता है कि आपको अगर आंसर की में कोई आंसर गलत लगता है तो 100 रुपये से आप लोग उस पर क्लेम कर सकते हो। ठीक है, इस क्लेम का मतलब ये नहीं होता कि आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे, इतना बात ध्यान रखें। ठीक है, तो भाई ये चीज़ें याद रखनी है। ये आंसर की आप लोगों की आ जाएगी। ये आंसर की मैंने आपको जैसा बताया कि आंसर की एग्ज़ाम होते ही हफ्ते भर के अंदर आंसर की आ जाती है एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद। और उसके बाद लोग अपने रिप्रेजेंटेशन डालना चालू करते हैं वेबसाइट पर। और उसके बाद एक फाइनल आंसर की से पता लगता है कि एक्चुअल मार्क्स कितने आ रहे हैं लोगों के। और उसके बाद एक रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट में आप लोगों की कट ऑफ और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, हाँ अभी देखिए फॉर्म भरेंगे लोग।
फॉर्म भरते में लोग गलतियाँ करेंगे, हो जाती है गलती लोगों से कि भाई फॉर्म भर दिया उन्होंने, गलती से अपने फादर का नाम कुछ और डाल दिया। हो सकता है उन्होंने फॉर्म भरते में जो है सेंटर उन्होंने जब चूज़ करा एग्ज़ाम देने के लिए तो वो गलत चुन लिया, उनको वो लेना ही नहीं था, वो गलती से हो गया है, गलती से हुआ है सारा कुछ, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं हम। तो ऐसे में लोगों को कुछ भी चीज़ें चेंज करनी है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को अगर कोई चेंज करना होता है तो ये आपको के पश्चात 7 दिवस के भीतर करना होता है। जैसे फॉर्म क्लोज होगा 20 मार्च को, तो आप लोग 27 मार्च तक कोई भी गलतियां हैं तो उसमें सुधार कर सकते हो, लेकिन वो 20 से 27 मार्च के बीच में आप लोग जो करेक्शन करोगे उससे के लिए 100-300 रुपये आपसे फॉर्म अलग से चार्ज होंगे, जो आपसे एसएसबी राजस्थान चार्ज करेगा। याद रखें कि ऑनलाइन आवेदन में आप लोग फ़ोटो हो या फिर साइन हो, इन सारे में परिवर्तन नहीं नहीं कर पाएगा, मतलब कि आप लोग अपने फ़ोटो को नहीं बदल सकते, साइन को नहीं बदल सकते, ठीक है। इन सारी और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको आप लोग नहीं बदल सकते हो, बाकी कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको आप लोग बदल सकते हो। ठीक है, जैसे आप लोगों का अपना रोल नंबर जो रहा है, किस साल में आपने अपनी क्वालिफिकेशन पास करी है, इसमें आप लोग जो है अपने करेक्शन नहीं करोगे, मतलब कि कैंडिडेट अपने रोल नंबर में भी चेंजेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट किस चीज़ों में चेंज करेगा और किस में नहीं करेगा। बाद में आप ये बोलो कि हमने देखा नहीं था, हमें लगा हम सब में करेक्शन कर सकते हैं, तो मैं बता दूं यहाँ पर इन्होंने साफ हाईलाइट किया है कि आप लोग किस चीज़ में करेक्शन करते हो और किस में नहीं करते, ठीक है। याद रखें दोस्तों, आपने अगर सीईटी दिया है, इंडिया देश का जो राजस्थान में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम होता है, वो अगर आपने पास किया है तभी आप लोग इसमें भरेंगे। आपने अगर सामान्य पात्रता परीक्षा नहीं दी है तो आप लोग इसके लिए फॉर्म ना भरें, क्योंकि आप लोग एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th पास होना जरूरी है, 12th पास प्लस कंप्यूटर के अंदर या किसी भी एक फील्ड के अंदर एक सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, वो तो चाहिए ही क्वालिफिकेशन के हिसाब से। एज वाइज 18 से 40 चाहिए, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई भी कर सकता है, लेकिन उसका सीईटी पास आउट होना चाहिए, सीईटी उसने दिया हुआ हो 2022 वाला, तो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। प्रावधान, अब मैं आपको बता दूं अभ्यर्थी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान है, इन्होंने कुछ बातें बताई है कि आपके जो सर्टिफिकेट है, जैसे कि मान के चले आप लोगों ने जो भी क्वालिफिकेशन करी है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए, वो सारी बातें कह रहे हैं ये। तो इस बात को एक बार आप रीड कर ले जो भी आपके लिए बताया हुआ है इसमें। भाई देखो, गलत चीज़ें मत देना, गलत जानकारी मत देना, फॉर्म भरते में सारी चीज़ें सही सही देना। अगर आप गलत दोगे तो आपका रिक्रूटमेंट से आप बाहर तो हो ही जाओगे। कभी कभार गलत जानकारी देने पर भी लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना। डिवाइड क्या होता है भाई, हम एग्ज़ाम दे रहे हैं मान के चलो, और हमने एग्ज़ाम के सेंटर पे ऐसा कुछ किया जो कि रूल्स के अगेंस्ट था, तो हमको 2 साल 3 साल 5 साल के लिए वो लोग आने वाले हर रिक्रूटमेंट से बाहर कर देते हैं स्टेट लेवल में, जितना उनके हाथ में होगा। जैसे अगर एसएसबी के हाथ में जितनी रिक्रूटमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स की जितनी रिक्रूटमेंट है उससे तो आपको बाहर कर ही देगा, प्लस वो अन्य गवर्नमेंट्स रिक्रूटमेंट से भी बाहर कर सकते हैं स्टेट लेवल की, जो कि 5-5 साल के लिए आप लोग बाहर हो जाओगे, तो आप लोग फिर आप दूसरे राज्य में भागोगे वैकेंसियाँ लेने, क्योंकि आप लोग डिमांड हो जाओगे। तो ऐसी कंडीशन ही नहीं करें, ऐसा कुछ करें ही नहीं, इस बात का ध्यान रखें। आपको एग्जाम बता दूं कैसा होगा इसमें। प्रश्न पत्र होंगे, फेज़ 1 फेज़ 2 करके इस नाम से क्वेश्चन पेपर रहेंगे। 3-3 घंटे के 2 पेपर होंगे, सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान और गणित के। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के भी 3 घंटे का होगा, 100 नंबर में। फेज़ 2 होगा इसमें, जिसमें आपको कंप्यूटर पर हिंदी में टंकण यानी टाइपिंग करनी है। गति प्रशिक्षण बता दूं, जो है आप लोगों को ये 25 मार्क्स की होगी, 10 मिनट में आप लोगों को करनी होगी, जिसमें आपका स्पीड टेस्ट होगा और दस्ता प्रशिक्षण होगा कि आप लोग उसमें सही में एलिजिबल हो या नहीं। उसके लिए लोग 25 नंबर में 10 मिनट में करवा लेंगे, कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग कराएंगे, या फिर और साथ में कंप्यूटर पर इंग्लिश टाइपिंग भी करानी है इनको, तभी तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपसे मांग रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये आपको बता दूं, निम्न प्रश्न पत्र सम्मिलित होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र उसके समान सामने अंकित अंक होगा। देखिए आपको दिख गया, 3 घंटे में 100 नंबर का पेपर होना है, फेज़ 1 में 2 पेपर होने हैं, यानी 200 नंबर में वो हो जाएगा, और टाइपिंग का टोटल 100 नंबर का होगा, तो 300 नंबर का पूरा पेपर होना है, जो कि आप लोगों का 6 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट होगा टोटल सारा मिलाकर। और निःशक्त अब व्यक्तियों को उनके द्वारा फेज़ 1 में प्राप्त औसत अंक दिए जाएंगे। आगे बढ़ता हूँ मैं। यहाँ पर कह रहे हैं स्पष्टीकरण इन्होंने साफ बताइए।
ठीक है, तो ये एग्ज़ाम अच्छे से निकाल लेना। पहला वाला जो फेज होगा उसमें सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में मिलेंगे, मतलब हर क्वेश्चन में चार चार या पांच पांच ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे गलत होंगे। इस तरीके से होगा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, ठीक है। अब आपको बता दूं टाइपिंग में कौन लोग जाएंगे, जो फेज वन के एग्जाम में, जो इनका फेज वन एग्जाम होएगा, उस एग्जाम में आप लोगों को कम से कम इतना करना है कि 40% मार्क्स अलग अलग लाने हैं, मतलब कि अलग अलग प्रश्न पत्रों में। आपने देखा कि फेज वन में दो पेपर हो रहे हैं 3-3 घंटे के, तो दोनों ही पेपर में आपको 100-100 नंबर में से कम 40% मार्क्स, यानी कि 40 से कम ऊपर मार्क्स लाने हैं। तभी आप लोग हर दोनों पेपर में 40-40 प्लस मार्क्स लाओगे, तब जाके आप लोगों को फेज टू यानी टाइपिंग में ये लोग बैठाएंगे। और एक चीज़ और बता दूं, वैकेंसी 4197 है, तो कहीं ना कहीं ये 3 टाइम्स यानी कि 12,000 या 13,000 के लगभग लोगों को फेज सेकंड यानी टाइपिंग के लिए बुलाएंगे, इसके ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि फेज वन कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग पास एग्जाम हो गया, उसको पास करना जरूरी हो गया टाइपिंग के लिए। ठीक है, आप इतना, आप कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे, देखो सर हमारे तो फेज वन में दो पेपर थे, हमें लगा कि दोनों को मिलाकर हमें 40% मार्क्स लाना है, और हम इस तरीके से हम अच्छे मार्क्स ले आए, लेकिन हमारे अलग अलग से 40% नहीं है, तो हमें आगे नहीं भेजोगे क्या? तो सिंपल सी बात है, वो कह देंगे भाई हम आपको नहीं भेजेंगे, हमने सिंपल कहा था कि हर पेपर में, हर क्वेश्चन पेपर में 40% मार्क्स लाओ, तभी आप फेज सेकंड में जाओगे। तो ये इनकी कंडीशन है, ठीक है। और आपको इसके आगे आप बता दूं, फेज सेकंड के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36% अंक प्राप्त करने में असफल रहा हो। देखिए, अब इन्होंने ये कहा है, अब आपको एक चीज़ ऐसा भी करना है कि फेज सेकंड में भी आप लोगों को मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने होंगे, जो कि 36% होंगे, यानी टाइपिंग टेस्ट में भी एक अच्छे मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने जरूरी हैं लोगों को, ठीक है। तो ये पूरा एक बार मार्किंग स्कीम आप लोग देख लो, मैंने तो आपको समझा दिया कि भाई मिनिमम मार्क्स लाओगे तभी आप आगे जाओगे। अब हर क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, ए से लेकर ई तक, जिसमें से ए से लेकर डी तक तो आप लोगों के ऑप्शन होंगे, जिसको आप लोगों को नीले बॉल पेन से आप लोगों को उसको भरना होगा, या तो गहरा गोल करना होगा। अगर वो ओ एम आर शीट पर हुआ तो आप लोग सर्कल कर दोगे, उसको भर दोगे। अगर वो कंप्यूटर पर हुआ तो उसको आप टिक कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। अगर ये आपका ओ एम आर शीट पर होता है, तो मैं आपको बता दूं, 4 ऑप्शन तो आप लोगों के इसमें रहेंगे, क्वेश्चन के रहेंगे। एक ऑप्शन आपको जरूर भरना है, इस बात का ध्यान रखना। और एक चीज़ इन्होंने ये भी कही है, अगर कोई क्वेश्चन आप लोग छोड़ रहे हो, तो ऐसे में आप लोग लास्ट वाला ऑप्शन, हर क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन रहेगा ई नाम से, ई नाम का एक ऑप्शन होगा, उस वाले को सर्कल कर देना कि आप लोग उस क्वेश्चन को छोड़ रहे हो। मान के चलते हैं आप किसी क्वेश्चन को छोड़ रहे हो, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन, ई वाला ऑप्शन डार्क नहीं कर रहे हो, तो आप लोगों को इसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा 1/3 का। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसका 1/3 नेगेटिव में चला जाएगा, सही वाले आंसर्स में से मार्क्स कट जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, अभी अभी देखिए, इसमें आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, प्रोवाइड आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे टाइम के अलग, जो आपका एग्जाम का टाइम है उसके अलावा 10 मिनट और मिलेंगे यहाँ पर, जिससे कि आप लोग अपने लास्ट ई वाले ऑप्शन को भर लो, उन क्वेश्चंस के लिए जिनको आपने छोड़ दिया है कि आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को अलग से टाइम दे दिया है, जिससे कि आप ये ना कहो कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम अगर किसी क्वेश्चन को छोड़ भी रहे हैं तो ऑप्शन ई को डार्क क्यों करें। ठीक है भाई, थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ मैं। सिलेबस अब आपको दिखा देता हूँ। सिलेबस आपका इस तरीके से रहेगा, पेपर वन में जीके आएगा, और दैनिक विज्ञान आएगा, यानी डेली साइंस, दैनिक विज्ञान यानी डेली साइंस हो गया, और मैथ्स हो गया, और जीके हो गया। तो जीके में आप लोग देख लो, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दे आएंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी। और आपका जो है ज्योग्राफी आ जाएगा, और प्राकृतिक संसाधन आएंगे, भारत की परिस्थितिकनी पारिस्थितिकी एवं
वन्य प्राणी और राजस्थान की भौतिक दशाएं, जैसे कि जलवायु और वनस्पति एवं मृदा और प्रमुख भौतिक विभाग और मानव संसाधन, जनसंख्या एवं जनजातीय और राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि खनिज हो गया, वन हो गया, जल और पशु, इनसे जुड़ी हुई बातें पूछेंगे। मतलब राजस्थान का इतिहास पूछ लेंगे आपसे। तो जीके में काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। 3 घंटे में आपका ये सब आएगा। एवरीडे मैंने बोला ना कि भाई दैनिक मतलब डेली या एवरीडे कह लो। साइंस आपसे पूछेंगे, जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस पूछेंगे, और भी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पूछ लेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें वो आपसे पूछने वाले हैं। देख सकते हो सारा टॉपिक आपके सामने आ गया। मैथ्स का सिलेबस भी आप देख रहे हो। पैटर्न आपको बता दिया है। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन तो आपके क्वेश्चन के होंगे, क्वेश्चन के आंसर्स के, और एक ऑप्शन आपका लास्ट वाला होगा किसी क्वेश्चन को छोड़ने के लिए। और ये सेम ऐसा ही रहेगा मार्किंग, चाहे वो OMR शीट पर ले लें, चाहे टैबलेट पर ले लें, चाहे कंप्यूटर पर ले लें। आपका मार्किंग जो आपका पैटर्न रहेगा ना ऑप्शन वाला, वो इसी तरीके से होगा। याद रखना 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन देने हैं, नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर गलत करेगा क्वेश्चन कोई कैंडिडेट तो उसके नंबर काटे जाएंगे। 3 घंटे का पेपर ये पूरा रहेगा। हर क्वेश्चन बराबर नंबरों को आएंगे, ये बात आपको याद रखनी। टोटल क्वेश्चन इन्होंने देने हैं 150। 100 नंबर के पेपर में 150 क्वेश्चन इनको छाप देने हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। पेपर सेकंड जनरल हिंदी और इंग्लिश का पूछेंगे। 3 घंटे सामान्य हिंदी पूछेंगे, जिसमें संधि और संधि विच्छेद पूछेंगे, समासिक पदों की रचना और समास विग्रह और उपसर्ग प्रत्यय और पर्यायवाची शब्द और शब्द युग्म और अनेकार्थक शब्द पूछेंगे, संज्ञा शब्द पूछेंगे। उसके अलावा शब्द शुद्धि पूछेंगे, वाक्य शुद्धि पूछेंगे, वाच्य और क्रिया जैसी चीज़ें पूछ रहे हैं यहाँ पे, इसको आप देख लो। जनरल इंग्लिश में आपका आएगा टेंसेज आएगा, वॉइस आएगा, नरेशन आएगा, और आर्टिकल्स, डेटर्मिनर्स और प्रीपोजिशंस आएंगी। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है कि किसी एक पूरी लाइन के एक सेंटेंस में आप लोगों को एक ऐसा वर्ड ढूंढना है, उसको हटाकर आप दूसरा वर्ड लगाओगे और तब भी वो पूरा सेंटेंस बना रहेगा। मतलब कि कुछ ऐसा ऐसा पूरी लाइन लिखी हुई है, उसमें एक वर्ड हटाया और आपने कुछ नया वर्ड डाल दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया उस वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड, लेकिन उस पूरे सेंटेंस का मतलब अभी भी वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो ऐसी चीज़ें आपको होती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इसमें आपका रहेगा कन्फ्यूसेबल वर्ड्स रहेंगे, कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे। गिवन एक पूरा पैसेज दे दिया आपको, कह दिया भाई इस पैसेज में से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढो और बता दो कि आपके आंसर्स क्या क्या होंगे। एक पूरा पैराग्राफ देकर पूछ लिया कि इनके आंसर्स क्या क्या होंगे। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। आपको बता दूं हिंदी और इंग्लिश दोनों के 75 क्वेश्चंस इस पेपर में आएंगे। तो ये पूरा सिलेबस हो गया। देखो मैं आपको बता दूं, जो राजस्थान राज्य के जो मेजर जनरल आलोक राज हैं, जो अध्यक्ष हैं, आपको बता दूं ये जो आपके राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी कि राजस्थान राज्य का SSB जो है, उसमें जो अध्यक्ष हैं आपके, उनके द्वारा जो उनके चेयरमैन कह लो या अध्यक्ष कह लो, वो जो जिनका नाम है आलोक राज, उनके साइन है और उनके द्वारा इस नोटिफिकेशन को दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं ये वेरीफाइड नोटिस है और ये बिल्कुल सच है कि नोटिफिकेशन आया है आप लोगों का वैकेंसी का। 4197 लोगों को जॉब मिलेगी। ऑल इंडिया से कैंडिडेट आके इस वैकेंसी को ले सकता है। बस याद रखना अगर आप एलिजिबल हो तभी फॉर्म भरना। इस एग्ज़ाम को निकाल लोगे, इस एग्ज़ाम के तुरंत बाद ये लोग, यहाँ पर कोई इंटरव्यू जैसा कुछ होगा नहीं, यहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम के तुरंत बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, जो भी पास कर देंगे, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके ज्वाइनिंग मिल जाएगी लोगों को, राजस्थान राज्य में जॉब मिल जाएगी। तो 4197 वैकेंसीज हैं। जिसको भी लेनी है जाओ अप्लाई कर दो। 20 मार्च आखिरी समय रहेगा इसमें अप्लाई करने का। मुझे उम्मीद है मैंने एज, क्वालिफिकेशन, सैलरी सब कुछ डिस्कस किया है। सैलरी लेवल जो आपका बताया था वही रहेगा। लेवल 5 का सैलरी जो आपको बताया वही आपको यहाँ पे मिलना है, जो कि कहीं कहीं ना कहीं 30, 35, 40 हज़ार के करीब सैलरी होगा। बाकी एक बार आप लोग इसका देख सकते हो एक्चुअल सैलरी नंबर कितना आपके लिए मिलेगा इसमें, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में आप लोग काम करोगे, इस बात का ध्यान रखना। और यही सब आपको बताना था। और कोई आपका डाउट रह जाए इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा तो ज़रूर कमेंट में बता सकते हो। और इस जानकारी को ज़रूर लोगों तक शेयर करें, ऑल इंडिया शेयर करें, पूरे विश्व में शेयर करें, इंडिया के लोगों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए मिल रहा हूँ आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।